हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे ईएल थॉर्नडाइक के बारे में और उन्होंने जो थ्योरी दी, जो लॉ ऑफ लर्निंग दिए यानी सीखने के जो सिद्धांत दिए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितना मैंने लिखा है पहली बार तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये आपके नोट्स के लिए है। जब क्लास हो जाए उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देख नहीं सकते, आपके पास नोट्स भी होने चाहिए रिवाइज करने के लिए। तो इसके लिए और जो भी इसमें लिखा है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये एक अपनी तरफ से जो एग्जाम में आने वाला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इजी बहुत है। एक बार आपने अगर एक बार भी ध्यान से इसको सुन लिया तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा, फिर आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इस तरह का टॉपिक है कि एक बार समझ लिया तो याद ही रहना है। चलिए थोड़ा थॉर्नडाइक साहब के बारे में जान लेते हैं कि क्या था। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका नाम था। ये क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यानी अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। ये पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। ये इन्हें एनिमल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो जानवरों के ऊपर किए, बहुत सारे जानवरों के ऊपर किए। मतलब जो भी जानवर इन्हें मिला लगभग सब पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाले। इन्हें जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं और इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस पे आप चाहें तो 5 स्टार भी बना सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बुक्स लिखी कई सारी, जो पूछी जाती है एग्जाम में मेनली वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक पुस्तक लिखी थी, और एनिमल इंटेलिजेंस नामक एक बुक लिखी थी। तो इतने पॉइंट्स हैं जो थॉर्नडाइक के बारे में पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं इन्होंने जो थ्योरी दी थी मेनली उसके बारे में। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है उसके कई सारे नाम हैं। तो जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसके अलावा इसको हम कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। अब प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, आप इसको नाम से समझिए कि आपने किसी चीज के लिए ट्राई किया, प्रयास किया, उसके बाद आप में त्रुटि हो गई, एरर हो गई, तो आप क्या करोगे? वो काम फिर से करोगे, फिर से प्रयास करोगे, ट्राई करोगे, फिर त्रुटि हो जाएगी, एरर हो जाएगी, फिर से ट्राई करोगे। तो यही है कि आप किसी काम को करते हो, उसमें फेल हो जाते हो, फिर करते हो, यही आपका ट्रायल एंड एरर या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ते हैं, डरिएगा मत, ये आपके नोट्स के लिए है जिसे आप बाद में रिवाइज कर सकें। और इसमें क्या लिखा है मैं अच्छे से समझा दूंगी आपको। लिखा हुआ है, जब कोई उद्दीपन यानी स्टिमुलस व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वह उसके प्रति कई अनुक्रियाएं यानी रिस्पॉन्स करता है। अब दो शब्द आए देखिए कि स्टिमुलस यानी उद्दीपन, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। कि स्टिमुलस आया तो आपने रिस्पॉन्स किया। मैंने यहाँ क्या लिखा कि स्टिमुलस आया तो आपने रिस्पॉन्स किया। स्टिमुलस यानी उद्दीपन क्या है? इसका मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जो आपको कुछ काम करने के लिए उकसाए। तो स्टिमुलस या उद्दीपन सीधे सीधे क्या है? उकसाना है, आपको बाध्य कर देना है कि आप एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएं किसी सिचुएशन में। समझ गए स्टिमुलस या उद्दीपन क्या है? मतलब जो आपको उकसाए, बाध्य कर दे, एक्शन लेने पे मजबूर कर दे, वो हो गया स्टिमुलस। अब ये जो आपको बाध्य कर दे रहा है, इसके फलस्वरूप जो आपने किया, आपने क्या किया? अनुक्रिया किया। आपने क्या किया? रिस्पॉन्स किया ना। ये जो स्टिमुलस आपको जो बाध्य किया एक्शन लेने के लिए, इसके कारण आपने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। तो इस कारण क्या हो गया? ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक एसोसिएशन हो गया, जिसके कारण क्या होगी? अब लर्निंग होगी। क्या होगी? ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड बना है इसके कारण क्या होगी? लर्निंग होगी। यानी उद्दीपन अनुक्रिया का जो बॉन्ड बन गया, इसके कारण क्या होगा? अब सीखना यानी लर्निंग होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एसआर थ्योरी है किसने दी थी, तो आप क्या करोगे? थॉर्नडाइक का नाम इसमें लोगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एसआर बॉन्ड या उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो थॉर्नडाइक ने दिया था। अब आप इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या हो गया। मान लीजिए आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो, ठीक। अब एक अंकल जी आ गए। अब अंकल जी बता रहे हैं कि फला घर में जो है एक बच्चा है जो बहुत ही गरीब था, खाने को कुछ नहीं था, और अभी जो है उसको नौकरी मिल गई। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है। तो अब तो बच्चा बहुत मेहनती था, जबकि कुछ नहीं था उसके पास, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी कि एसी कूलर पंखा कुछ लगाओ, बहुत ही गरीब था। लेकिन फिर भी बताओ 18-18 20-20 घंटे वो पढ़ाई किया, अब नौकरी पा गया है, अब उनके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे।
तो अब ये सब जो अंकल जी की बातें हैं वो आपके दिमाग में क्या करेंगी, स्टिमुलस यानी उद्दीपन का काम करेंगी, यानी आपको उकसाएंगी क्या करने के लिए, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने के लिए। और वो रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप भी अपने कमरे में जाओगे, आपके अंदर जोश आ जाएगा, ठीक, कि आप गए अपने अलमारी से अपनी किताबें निकाले जिसकी धूल उल हटाए कि उसने किया था तो अब हम भी करेंगे, आपके अंदर एकदम जोश आ गया। तो वो जो स्टिमुलस था अंकल जी की बातें, उसके कारण आपने क्या किया, अनुक्रिया की, रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो इस तरह क्या एक बॉन्ड बन गया ना, स्टिमुलस और इसके बीच में, रिस्पॉन्स के बीच में। अब आप क्या करोगे, इस कारण अब आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई से क्या होगा, लर्निंग आप सीख जाओगे ना। तो बात वही हो गई कि जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड बना, एसोसिएशन हुआ, तो उससे क्या हो गई, लर्निंग हो गई, आदमी सीख गया। इसी को हम एसआर बॉन्ड या एसआर थ्योरी कहते हैं। तो देखिए ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है, यानी प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, उसको हम एक एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं, जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट है। जैसे क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक ने बहुत सारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब छोड़ा नहीं किसी को भी। तो ये वही है बिल्ली वाला फेमस एकदम, जो आप सबने पढ़ भी रखा होगा। तो जैसे आपको पता है कि बिल्ली को उन्होंने एक पजल बॉक्स में कैद कर दिया। ये जो उन्होंने काम किया, जिस बॉक्स में बिल्ली को रखा, उसको क्या कहते हैं, पजल बॉक्स। तो देखिए थोड़ा मेरी ड्राइंग है, आप लोग समझ जाइएगा। ये बॉक्स है, देखिए ये है बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे है अपनी बिल्ली जो 2-3 दिन से भूखी है, खाना नहीं दिया थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसको। तो ये बिल्ली है यहाँ पे। अब देखिए ये लीवर लगा हुआ है, देखिए ये लीवर है। तो होना क्या है कि ये लीवर को उन्होंने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है, और स्ट्रिंग का जो मेन है यहाँ पे दरवाजे में रख दिया है, लगा दिया है हुक, कि अगर बिल्ली का पैर इस लीवर पे पड़ा तो ये जो स्ट्रिंग है इसके जो दरवाजे पे हुक पे आके लगी है, इससे क्या होगा, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कैट है, और बिल्ली को क्यों खोल के बाहर आना है, क्योंकि उसे भूख लगी है, क्योंकि बाहर क्या है, ये फिश रखी हुई है, देखिए क्या बढ़िया फिश एकदम मैंने बना दी है। हाँ, तो देखिए एक पजल बॉक्स लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने बिल्ली को रखा, लेकिन कई दिन की भूखी बिल्ली है, उसको बहुत भूख लगी है, ऑब्वियस है कई दिन से नहीं खाएगी तो लेकिन दरवाजा बंद है, कैसे खुलेगा, स्ट्रिंग से जो स्ट्रिंग जो लगी हुई है, जो डोर से अटैच है उसका हुक, अगर लीवर पे पैर पड़ेगा तभी वो खुलेगी। तो बिल्ली को तो देखिए पता नहीं कैसे करना है, तो बिल्ली बहुत ट्राई कर रही है, इधर हाथ पैर मार रही है, कभी उधर हाथ पैर मार रही है। तो अब हाथ पैर मार रही है, उसके बीच में उसने बहुत सारा ट्राई किया होगा, 40-50 बार ट्राई किया होगा। एक बार में क्या हुआ, उसने ट्राई किया, गलती हो गई, नहीं खुला, फिर ट्राई किया, गलती हो गई, नहीं खुला। मतलब वो प्रयास कर रही है, त्रुटि हो जा रही है, मतलब वो लीवर पे पैर नहीं रख रही, वो इधर उधर ही हाथ पैर मार रही है। लेकिन हो सकता है उसने 50 बार ट्राई किया, 60 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। पर 61वें बार जब उसने किया तो बाई चांस क्या हुआ, उसका पैर जो है लीवर पे लगा, दरवाजा खुला, बाहर आई, उसने फिश खा ली। ठीक, ये एक बार का एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ऐसा उन्होंने कई बार बिल्ली के साथ किया ना, कि उसको अंदर बंद कर दिया। अब जैसे पहली बार उसको 60 बार लगा, फिर 50 बार लगा, फिर धीरे धीरे उससे एरर जो है कम होती गई। तो एक बार ऐसा आएगा समय जब उसको, बिल्ली को वो अंदर बंद करेंगे और वो अंदर जाएगी और क्या करेगी, अब उसे पता चल चुका है, अब वो जान चुकी है ना कि क्या करना है, अंदर जाना है। वो जो एक चीज है, जो लीवर है, जिसको हम लोग लीवर कह रहे हैं, उस पर पैर रखना है, उससे क्या होगा, दरवाजा खुल जाएगा और आके फिश को खा लेना है। तो यही है आपका प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है, वो जो आपकी निजी जिंदगी में भी लागू होता है, कि जिंदगी में वो कौन से लोग सफल होते हैं, जो प्रयास करते रहते हैं, भले कितनी त्रुटियां होती रहें, कितनी भी असफलताएं मिलती रहें, लेकिन एक बार असफल हुए फिर ट्राई किया, असफल हुए फिर ट्राई किया। तो ये जो आपका सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर का, वो आपकी निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ यानी आपकी जिंदगी पे भी अप्लाई होता है। ये जो लर्निंग के जो लॉ यानी सीखने के जो नियम थॉर्नडाइक ने दिए, वो मेनली 2 तरह के दिए। ठीक है, तो पहला है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के प्राथमिक या मुख्य नियम, जो उसने 3 दिए। और दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसे हम कहते हैं गॉड नियम। अब इसको बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली उसने 3 ये नियम दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें जो 3 नियम दिए थे, उसमें पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या लिखा हुआ है, रेडीनेस मतलब तैयार होना ना, रेडी होना मतलब तैयार होना। उसे हिंदी में हम कहते हैं तत्परता का नियम, यानी लोग कब सीख सकते हैं,
कब नहीं सीख सकते, तब बच्चे किस सिचुएशन में सीख सकते हैं और किस सिचुएशन में नहीं सीख सकते हैं। मतलब बच्चों को रेडी करना कि अब उन्हें ऐसा माहौल दिया जाए कि वो सीख सके। अब कुछ लोग कहेंगे रेडी क्या करना है इसमें, हाँ, कि फीस दिए जाके पढ़ें, रेडी क्या होना है, यही बात है ना। पर ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप लोग को शादी में जाना, छोटी सी मैं सिचुएशन दे रही हूँ, किसी शादी में जाना हो तो क्या आप सिर्फ ऐसे उठ के बिना मुंह धुले बिना तैयार में चले जाएंगे? नहीं ना। तो वो तो एक छोटी सी चीज है कि किसी शादी में जाने के लिए जब आप तैयार होते हैं तो यहाँ तो बच्चे को सीखना है, लर्निंग करनी है, तो उसे कैसे बिना, अगर वो तैयार नहीं है तो उसे ऐसे सिखाने भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। इसीलिए ये जो सीखने का जो सिद्धांत है, ये जो लॉ ऑफ लर्निंग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे अप्लाई करना चाहिए, लागू करना चाहिए। बच्चे को सिखाने से पहले बहुत ज्यादा इसे समझने की जरूरत है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, चलिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, यह आपको बताएगा कि कब आप बच्चा किस सिचुएशन में सीख सकता है, कब नहीं सीख सकता है। तो वो फिट है कि नहीं, फिट होने की क्या क्राइटेरिया है कि वो फिजिकली फिट है कि नहीं। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से फिट है कि नहीं। मतलब मान लीजिए बच्चा स्कूल गया पढ़ने के लिए, ठीक, और उसके सिर में दर्द है, बुखार है या कहीं चोट लगी है, उसको खून निकल रहा है और आप उससे कह रहे हो चलो पढ़ो, तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों पढ़ पाएगा? नहीं। अब जब वो फिजिकली अनफिट है तो कैसे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि बच्चे की बुद्धि का विकास हुआ है कि नहीं, यानी वो कॉग्निटिवली रेडी है कि नहीं, मतलब उसके संज्ञान का विकास हुआ है कि नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चा एकदम नर्सरी स्टैंडर्ड का है और आप उसे क्लास 2 और 3 का पढ़ाने लग जाओ, तो क्या उस चीज को सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे की जो उम्र है, जिस हिसाब का उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, उसके संज्ञान यानी बुद्धि का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह उसको पढ़ाओ। अब तीसरा क्या कारक हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि बच्चा सोशली रेडी है कि नहीं। सोशली रेडी होना मतलब सामाजिक रूप से रेडी होना। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि बच्चा स्कूल गया, ऐसा तो नहीं कि टीचर्स ने उसको आइसोलेट कर दिया या जो उसके क्लास के स्टूडेंट हैं वो उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा जो है लर्निंग नहीं कर पाएगा, मतलब वो कुछ सीख नहीं पाएगा अगर उसको सोशली पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाए। और उसके बाद लास्ट जो है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि बच्चा इमोशनली रेडी है कि नहीं। इमोशनली रेडी है कि नहीं, या फिर उस बच्चे में मोटिवेशन है कि नहीं। इमोशनली रेडी होना या मोटिवेशन होना। अब ये इमोशनली रेडी होना मतलब ये तो नहीं कि उसके घर में बहुत क्राइसिस चल रही हो, मतलब कि वहाँ का माहौल बहुत खराब हो, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता हो जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो। तो ये सारे कारक हैं। मतलब बच्चा फिजिकली फिट है कि नहीं, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, आप जो उसे पढ़ा रहे हो उसका उतना कॉग्निटिव यानी उसकी बुद्धि का विकास हुआ है कि नहीं, सोशली वो रेडी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं उसके आसपास के लोग उसको बुली कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, आइसोलेट कर दिया, बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर वो इमोशनली रेडी है कि नहीं, उसमें मोटिवेशन है कि नहीं, कि वो एकदम डिमोरलाइज है, कुछ करना ही नहीं चाहता, या उसके घर का माहौल नहीं अच्छा है, लड़ाई झगड़ा है, घर में जो है लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। तो ये सब भी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके कारण बच्चा, अगर ये ठीक नहीं होगी तो बच्चा जो है लर्निंग या सीखने के लिए रेडी नहीं होगा। अगला जो नियम है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। अब इसके बारे में क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। किसी काम को करने के बाद उसका जो इफेक्ट आप पे पड़ेगा वो डिसाइड करेगा कि आप उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं। मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी काम को किया और उस काम को करने से आप पे जो इफेक्ट या प्रभाव उसका आया, वो ये डिसाइड करेगा कि आप उस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पहली बार अपने जीवन में खाना बनाया, ठीक, तो आप कभी खाना नहीं बनाते थे, एक बार आपने खाना बनाया, ठीक। अब अगर उसकी दो कंडीशन होंगी, पहला हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आपने जो खाना बनाया वो बहुत अच्छा बना, लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की, आपको रिवॉर्ड दिया, कहा बहुत ही अच्छा बना है, तो आपका क्या होगा, उत्साहवर्धन होगा, आप उसे अगली बार भी फिर कुछ बना ट्राई करना चाहेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, मतलब जो आपने खाना बनाया किसी को पसंद नहीं आया, सबको लगा उल्टी हो जाएगी, और इसमें तो नमक नहीं, एकदम टेस्टलेस है, तो आप क्या होंगे, आप दोबारा उस काम खाना बनाने से पहले बहुत बार सोचेंगे, आपका मन ही नहीं होगा, ठीक है।
तो जो प्रभाव का नियम यानी लॉ का जो इफेक्ट है, लॉ ऑफ इफेक्ट, वो यही बता रहा है कि जब आप किसी काम को करते हैं तो उसके करने का आप पे जो इफेक्ट पड़ता है वही डिसाइड करता है कि आप काम को करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इफेक्ट दो तरीके के होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। खाना बनाया आपने, सबको पसंद आया, पॉजिटिव इफेक्ट है। आपने बनाया, किसी को पसंद नहीं आया, उल्टी जैसा हो गया, क्या है, नेगेटिव इफेक्ट हो गया। ठीक, अब अगर पॉजिटिव इफेक्ट है, खाना सबको पसंद आया, तो क्या होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, पुरस्कार मिलेगा। और अगर इसी का उल्टा हो गया कि खाना बहुत ही खराब था, सबने कहा कि अरे ये तो खा के एकदम मूड ही खराब हो गया, मुंह का टेस्ट खराब हो गया, तो आपको मन में कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, मतलब एक पनिशमेंट, दंड जैसा लगेगा, यही तो होगा। ठीक, अब यहाँ जो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इसमें थॉर्नडाइक ने एक और वर्ड का यूज किया, रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, यानी पुनर्बलन का। तो देखिए दो इफेक्ट हो सकते हैं किसी काम को करने के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होने पे रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और अगर कुछ गड़बड़ किया तो पनिशमेंट या दंड मिलेगा। दो ही कंडीशन हो सकती है, और यही कंडीशन डिसाइड करेगी कि आप उस काम को दोबारा करोगे कि नहीं करोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये जो यहाँ पे पनिशमेंट का यूज, शब्द का यूज किया गया, रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट का यूज किया गया, ये जो शब्द है ना, इनका प्रयोग लॉज ऑफ लर्निंग में सबसे पहले किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। ठीक, ऐसा नहीं कि ये वर्ड पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे, उन्होंने बनाया ही पनिशमेंट नामक एक शब्द है, रिवॉर्ड नामक एक शब्द है, ऐसा नहीं है। ये शब्द पहले से ही थे, लेकिन एजुकेशन में, कहाँ पे, एजुकेशन में सबसे पहले इन शब्दों का यूज, किन शब्दों का यूज, ये जो आपका है पनिशमेंट, रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट, इन शब्दों का यूज एजुकेशन में सबसे पहले किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। तो ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि पुरस्कार और दंड जो शब्द थे उनका प्रयोग एजुकेशन में, शिक्षा में सबसे पहले किसने किया था, तो आप बताएंगे किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। ऐसे दिया जाएगा कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट का यूज सबसे पहले एजुकेशन में किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। तो ये जो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है उसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन शब्दों का प्रयोग जो है एजुकेशन में सबसे पहले किसने किया था, तो आपका आंसर है थॉर्नडाइक। तो अगला जो लर्निंग का नियम है वो है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, या इसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे अभ्यास का नियम। अब प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, अभ्यास का मतलब क्या है, किसी चीज को दोहराते रहना, मतलब बार बार करना, एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार किया, मतलब आप उसे करते रह रहे हो। तो इसका मतलब ये जो नियम है किससे जुड़ा हुआ है, ट्रायल एंड एरर मेथड से जुड़ा हुआ है। अब देखिए किसी चीज को जब आप कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। मान लीजिए, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, आप बैडमिंटन खेलते हो, आप पिछले 3-4 साल से बैडमिंटन लगातार खेलते आ रहे हो, आपको उसका बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा अभ्यास है। ठीक, जो भी आता है आप उसे हरा देते हो, आप ही जीतते हो हमेशा। लेकिन अगर आपने बीच में गैप कर दिया, ठीक, तो क्या हुआ, आपने बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया। अब कोई 2 साल बाद आया और आपसे कहा कि चलो बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या आप पहले जैसा बैडमिंटन खेल पाओगे, नहीं, क्या आप तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, आपका तो अभ्यास ही नहीं है। सही बात कह रही हूँ कि नहीं। इसी तरह आप मान लीजिए किसी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और उसमें मैथ्स आती है। अब आप 1-2 साल से लगातार मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, किस तरह उसको जल्दी से जल्दी किसी भी सवाल को सॉल्व करने लेना है, उसकी आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस यानी अभ्यास कर रहे हो। तो आप सवाल देखते ही चुटकियों में उसको सॉल्व कर देते हो। यही अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपको जॉब मिल जाए, अब आपको कई साल हो गए छोड़े, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया है, फिर आपके घर में या पास में कोई आता है कि ये सवाल समझा दीजिए, तो क्या आपको लगता है आप उसको तुरंत वो ट्रिक, वो तरीका याद कर पाओगे पहले की तरह, जैसे आप सेकंड्स में कर दे रहे थे, उसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो। तो यही ये नियम कह रहा है कि जब हम किसी पार्ट को बार बार दोहराते हैं तो सीख जाते हैं। ठीक, ये क्या है, लॉ ऑफ यूज है, यानी ये कौन सा नियम है, उपयोग का नियम। ठीक, ये कह रहा है बच्चों को अगर दिया गया, बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो क्या कहा जाता है, इसे बार बार दोहराने को कहता है, इसको बार बार दोहराइए, रिवाइज करिए। ठीक, क्यों कहा जा रहा है कि जब वो किसी पार्ट को बार बार दोहराएंगे तो क्या होंगे, उसको
सीख जाएंगे। ये क्या है आपका लॉ ऑफ यूज यानी उपयोग का नियम। जब आप बैडमिंटन खेल रहे थे, मैथ सॉल्व कर रहे थे, तो आप उसे जल्दी जल्दी कर पा रहे थे, यानी लॉ ऑफ यूज था, उपयोग का नियम था। तो जब आपने उसे करना बंद कर दिया, आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए, मतलब आप उसे भूल गए, यानी ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डिसयूज यानी अनुपयोग का नियम हो गया कि जब आप किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो भूल जाते हैं। तो यही है आपका पूरा जो थॉर्नडाइक ने दिया था लॉ ऑफ प्रैक्टिस या अभ्यास का नियम। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, उन्होंने जो लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे यानी जो सीखने के सिद्धांत दिए थे, उसमें सेकेंडरी लॉज यानी जो गॉड नियम दिए, उन्होंने टोटल कितने 5 गॉड नियम दिए हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो प्राइमरी लॉज थे यानी मुख्य नियम थे 3, वो हम अपनी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लॉज को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला नियम है इसमें बहु प्रतिक्रिया का नियम, या इसे हम कह सकते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। जब व्यक्ति किसी नए कार्य को सीखते समय कई अनुक्रियाएं यानी रिस्पॉन्सेस करता है और जो अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं तो वो उन्हें भूल जाता है, और जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उन्हें सीख जाता है। अब पहला नियम मैंने क्या आपको बताया, बहु प्रतिक्रिया। बहु मतलब एक से ज्यादा और क्रिया मतलब कुछ करना, समझ रहे हैं। बहु मतलब एक से ज्यादा और प्रतिक्रिया मतलब जब आप किसी चीज को आप करने में कैसे रिस्पांस दे रहे हैं, एक से ज्यादा यानी मल्टीपल रिस्पांस दे रहे हैं, तो वही आपका क्या है, बहु प्रतिक्रिया या लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। समझ गए। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब आप किसी नए काम को सीख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करेंगे, मतलब बहुत तरीके के रिस्पांस देंगे। तो जब आप कोई नया काम सीख रहे हैं, उसको सीखते समय आप नए नए तरह के रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, तो उस काम को सीखने के लिए जो रिस्पॉन्स, जो अनुक्रियाएं आपको उस काम को सीखने में मददगार साबित होती हैं, आदमी उन्हें सीख लेता है, और जो उसमें काम नहीं आती उस काम को सीखने में, उसे वो भूल जाता है। और यही है बहु प्रतिक्रिया या मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। साइकिल चलाना सीख रहे हैं मतलब अभी तक आपको आता नहीं है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नया काम को सीखने जा रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, व्यक्ति जब किसी नए काम को सीखते समय कई अनुक्रियाएं, कई रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी नया काम यहाँ क्या है, साइकिल सीखना। अब आप इसको सीखते समय क्या करेंगे, कई तरह की अनुक्रियाएं करेंगे, कई तरह के रिस्पॉन्स देंगे। कैसे सीखते हैं आदमी, पहले बताया जाता है कि हैंडल पकड़ना सीखो, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे कि पहले एक पैडल पे पैर रखना सीखो, फिर धीरे धीरे एक ही पैडल को आगे पीछे करना सीखो, उसके बाद कहते हैं दूसरे पैडल पे पैर रखो, उसके बाद बैठना सीखो। तो ये सारी क्या है, जब आप साइकिल चलाने जैसा नया काम सीख रहे हो तो उसमें आप देखिए मल्टीपल रिस्पॉन्सेस कर रहे हो, कई तरह की प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसको सीखने के लिए। तो जब आप किसी नए काम को सीखते समय कई तरह के रिस्पॉन्सेस दे रहे हो, कई तरह की अनुक्रियाएं कर रहे हो, तो जब आप उस काम को सीख जाओगे, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपने क्या किया, हैंडल चलाना, पहले हैंडल पकड़ना सीखा, एक पैडल पे पैर रखना सीखा, अब आप साइकिल चलाना सीख गए, कई तरह के आपने काम किए, रिस्पॉन्स किए, उसके बाद आप साइकिल चलाना सीख गए। तो आप उस चीज को भूल जाओगे, जैसे कैसे आपने पहले एक पैडल पे पैर रखना सीखा था, उसके बाद धीरे धीरे साइकिल को बैलेंस बनाना सीखा था, ये सब आप भूल जाओगे। अब आपको क्या याद रहेगा, बस आप साइकिल देखोगे, एक हाथ से उसके हैंडल को पकड़ोगे, उस पर बैठोगे और दोनों पैडल पे पैर रख के उसको चलाते हुए चले जाओगे। मतलब जब आप किसी काम को सीख जाते हो तो उस काम को करने में जितनी सहायक अनुक्रियाएं या रिस्पॉन्स है, खाली आप उसको ही याद रखते हो, और उसको सीखने में जो जो आपने अनुक्रियाएं की थी आप उसे भूल जाते हो। तो यही है आपका बहुप्रतिक्रिया या मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। तो देखिए, जब मैं आपको पियाजे पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने जो भी अपनी डेवलपमेंट की थ्योरी दी है कॉग्निटिव की, तो उसमें जो उन्होंने स्टेजेस के नाम दिए थे, उन स्टेजेस के नाम में ही वो पूरी थ्योरी उनकी जो है उसकी मीनिंग उसमें पता चलती थी। वैसे ही इसमें भी आप देखिए दूसरा लॉ क्या है, आंशिक क्रिया का नियम।
अब आंशिक मतलब पार्शियल, मतलब थोड़ा थोड़ा, अंश में, पार्ट्स में। और क्रिया मतलब काम करना, यानी एक कैसा लॉ है जो बता रहा है कि किसी भी काम को आपको कैसे करना है, पार्ट्स में करना है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा हो जिसमें मैं बता रही हूँ कि कैसे तैयारी करें, तैयारी करने का सही तरीका क्या है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बेसिकली मेनली तो मैंने उसमें सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे बताया है। तो मैंने आपको क्या बताया था उसमें कि अपना जो टाइम टेबल है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, कि 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें कितने टॉपिक हैं, तो आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे, कल 2 टॉपिक पढ़ेंगे, तो 20 टॉपिक है, इस तरह 2-2 करके पढ़ेंगे। तो मतलब आपने क्या किया, आपको जो एक सब्जेक्ट का 20 टॉपिक पढ़ना था, मतलब एक जो बड़ा सा काम था, आपने क्या किया, उसको छोटे छोटे कामों में विभक्त कर लिया, बांट लिया। तो इससे क्या होगा, आपका काम जो है आसानी से हो गया, अब सरल हो गया, सिस्टमैटिक हो गया, और आप टाइम टेबल बना लोगे तो 10 दिन में आपका वो काम फिनिश भी हो जाएगा। तो आंशिक क्रिया का नियम, यानी जो पार्शियल एक्शन का लॉ है, यही भी यही कहता है कि अगर किसी काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके किया जाए तो वो सरलता से और कम समय में हो जाता है। मतलब आपको कोई भी बड़ा काम करना है, आपको सीटेट की तैयारी करनी है, तो आप इकट्ठा 5 सब्जेक्ट सब लेके मत बैठ जाइए कि आज ही सब पढ़ के खत्म कर देंगे, नहीं। आप उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, आप टाइम टेबल बना लीजिए कि इसमें 10 चैप्टर हैं, इसमें 30 चैप्टर हैं, तो आज इसके 2 पढ़ेंगे, आज इसके 4 पढ़ेंगे। तो आपने क्या किया, जो आपको काम करना था, यानी सीटेट की तैयारी में जो आपको सिलेबस कंप्लीट करना था, आपने क्या किया, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यही जो थॉर्नडाइक के गॉड नियम है, सीखने के जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ लर्निंग है, उसमें जो आंशिक क्रिया का नियम है, वो भी यही कहता है कि किसी काम को अगर करना हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके किया जाए तो वो जल्दी होगा और आसानी से हो जाएगा। अब तीसरा नियम क्या है, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। देखिए क्या है, मानसिक वृत्ति यानी मेंटल सेट, और मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड। मतलब कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड का। यह नियम बताता है कि लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया बहुत हद तक व्यक्ति की मानसिक वृत्ति यानी मेंटल सेट या मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। देखिए ये तो बिल्कुल सीधी एकदम सही बात है कि जब भी आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका मेंटल सेट, आप इमोशनली कैसे हो, इस पे डिपेंड करेगा, और मनोवृत्ति यानी आपका एटीट्यूड कैसा है। अब एटीट्यूड से क्या मतलब है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं। जैसे आप एग्जाम, आपने जो आपका एग्जाम होने वाला सीटेट का, उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। कई तरह के एस्पिरेंट होंगे, मेनली 2 तरीके के होंगे। एक होंगे जो बहुत ही लचर पचर वाले होंगे, नेगेटिव एटीट्यूड, जिनको लगता होगा अरे अभी तो जुलाई में एग्जाम है, मेरा कहाँ से होने वाला, पढ़ के भी क्या कर लेंगे। तो उनका क्या एग्जाम पास करने वाली उनकी मनोवृत्ति है, उनका एटीट्यूड क्या ऐसा है कि वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे, नहीं। दूसरे होंगे जो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के होंगे, जिन्होंने हो सकता है कि अभी जून में ही पढ़ाई स्टार्ट की हो, लेकिन उनके इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि मैं तो कर लूंगा या कर लूंगी। उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया होगा, मेन टॉपिक सेलेक्ट किए होंगे, और टाइम कम है फिर भी वो पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी उनकी मनोवृत्ति कैसी है, एग्जाम को पास करने वाली, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली है, तो वो उससे जोश के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वही ये लॉ भी कहता है कि जब आप लर्निंग कर रहे हैं यानी सीख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका मेंटल सेट कैसा है, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, और आपका एटीट्यूड कैसा है। अब अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी लर्निंग जल्दी हो जाएगी, आसानी से कम समय में हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और अगर आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, आप लचर पचर हो, एकदम समझ ही नहीं पा रहे हो, करना भी नहीं चाह रहे हो, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। वही बात है मानसिक वृत्ति यानी मेंटल सेट की, मतलब आपका कहीं इमोशनल टेंशन में नहीं हो, किसी तरह की परेशानी तो आपको नहीं चल रही है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मेंटली हो और आपका एटीट्यूड कैसा है। ये दोनों ही बातें डिपेंड करती हैं कि आप लर्निंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसलिए टीचर से भी कहा जाता है, इसकी एजुकेशनल यूटिलिटी क्या है इस लॉ की, ये भी आप सुन लीजिए कि टीचर से भी ये कहा जाता है कि जब वो टीचिंग करे, हाँ, तो क्लासरूम कैसा हो, ऐसा हो जिसमें बच्चा इमोशनल टेंशन ना हो बच्चे को। मतलब अगर बच्चा परेशान है मानसिक रूप से तो उसे दूर करने की कोशिश वो करे। इसके अलावा वो क्या करे, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है बच्चों में वो डेवलप करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये आपके 3 लॉ हो गए। अब हम पढ़ेंगे चौथा लॉ। अब देखिए चौथा नियम है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, यानी लॉ ऑफ एनालॉजी
और सिमिलैरिटी। ये क्या है? इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसा उसके पहले सीखी गई अनुक्रिया या पूर्व अनुभव के सदृश होता है। अब ये जो अनुरूपता या सादृश्यता का नियम है, अनुरूपता मतलब एक जैसे होना, समान होना, सादृश्य, सादृश्य मतलब किसी के समान होना। तो ये नियम ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में, ठीक, कोई नई सिचुएशन आ गई है, तो वो उस सिचुएशन में वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा जैसा उसने उसके पहले जो अनुभव किया है उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स किया था। समझ गए? इसको ऐसे समझिए, कोई नई, ये नियम क्या कह रहा है पहले तो ये समझिए कि व्यक्ति के पास कोई नई सिचुएशन आ गई है, ठीक है, नई सिचुएशन है, और ये नियम कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो इस नई सिचुएशन में वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा जैसा उसने इससे पहले की जो सिचुएशन थी उसमें रिस्पॉन्स किया था। ये समझ गए आप? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप जो है बाइक चलाना सीख रहे हैं, ठीक, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गई? नई सिचुएशन हो गई। आपको साइकिल चलानी आती है, ये पुरानी सिचुएशन है। तो बाइक चलाने में आप क्या करोगे? जो आपका साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको ऐड करोगे, वैसा ही रिस्पॉन्स करोगे। कैसे? जैसे साइकिल चलाने और बाइक चलाने में दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है कि आपको सामने देखना है, हैंडल पकड़ना है, बैलेंस बनाना है, तो ये सारी चीजें हैं कि नहीं? तो ये नियम यही कह रहा है कि जब व्यक्ति किसी नई सिचुएशन में होता है तो वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे उससे पहले की सिचुएशन में उसने रिस्पॉन्स किया था। अब ये रिस्पॉन्स कैसा होगा, कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि जो नई सिचुएशन है उसमें पुरानी सिचुएशन से मिलते हुए कितने कॉमन फैक्टर हैं। ठीक, जैसे वो बाइक चलाना सीख रहा है और वो साइकिल चलाना सीख चुका था, तो अब देखिए बाइक चलाने और साइकिल चलाने में कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं कि सामने देखना है, हैंडल पकड़ना है, बैलेंस बनाना है, तो ये सारी चीजें इतनी 3-4 फैक्टर कॉमन है। तो जब वो बाइक चलाना सीखेगा यानी नई सिचुएशन में है, तो साइकिल चलाने की जितने भी कॉमन 3-4 फैक्टर होंगे उसको लेके ही वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। तो यही नियम ये कहता है, जो अनुरूपता या सादृश्यता का नियम है, कि किसी नई सिचुएशन में आप जो पहले की सीखी गई जो अनुभव है, जो रिस्पॉन्स है, उसको ऐड कर देते हैं। और ऐड करना डिपेंड करता है कि जो नई सिचुएशन है पुरानी सिचुएशन से कितने उसमें कॉमन फैक्टर हैं। समझ गए? अब जो 5वां नियम है सेकेंडरी लॉज में यानी गौड़ नियम में, वो है साहचर स्थानांतरण का नियम यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब स्थान बदल देने को क्या दे रहा है, मतलब जिसके स्थान मान लीजिए पहले किसी स्थान पर ए था और ए जो काम कर रहा था वो किसी ने सीख लिया, तो कहा जा रहा है कि ए को हटा के अगर आदमी में क्षमता है कि वो सीख सकता है, तो अगर आप ए की जगह पे बी को रख दोगे तो आदमी उससे भी उसकी लर्निंग हो जाएगी। इसको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी, परेशान मत होइएगा। तो ये नियम कह रहा है कि कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है तो एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो आप इसे याद करिए। थॉर्नडाइक का मैंने पजल बॉक्स वाला आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, याद है कि नहीं? तो उसमें क्या हुआ था, एक स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स था, तो क्या हुआ, स्टिमुलस मिला, रिस्पॉन्स हुआ, जिसके थ्रू लर्निंग हो गई, याद है? तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, फिश थी। अब कैट ने, ये कैट एक पजल बॉक्स में बंद थी, फिर उसने कई बार इधर उधर हाथ पैर मारे, फिर एक बार उसका जो दांव सही बैठ गया, उसने लीवर पे पैर मारा, खुल गया, आके उसने फिश खा ली। ये जो एक्सपेरिमेंट, ये काम कई बार किया गया। अब कैट सीख गई क्या करना है, जाके लीवर पे पैर मारना है, बाहर आना है, फिश होगी, खा लेंगे। मतलब कैट ने फिश जब तक स्टिमुलस था सीख लिया था, कैट की लर्निंग हो गई थी, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड बन गया था, एसोसिएशन बन गया था, लर्निंग हो गई थी। अब ये नियम ये कह रहा है कि अब अगर हम स्टिमुलस को फिश की जगह कुछ और शिफ्ट कर दें, मतलब अब क्या करें, थॉर्नडाइक ने क्या किया कि अब फिश को थोड़ा सा ऊंचाई पे उठा दिया, फिश को थोड़ा ऊंचाई पे ऐसे उठा दिया। अब कैट तो, बिल्ली तो इतनी लंबी है नहीं, हाँ, तो वो, और उसको लेने की ऐसे ऊपर कर दिया, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे फिश है, यहाँ पे बिल्ली है, अब उसको चाहिए तो उसको लेने के लिए कहा गया, थॉर्नडाइक ने कहा स्टैंड अप, तो बिल्ली उसको पाने के लिए अपने आप ही नेचुरल है कि वो ऐसे करेगी,
हाँ, तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसे ही किया, कई बार ये काम किया। तो अब क्या होगा कि अगर फिश नहीं भी दिखाई जाएगी और स्टैंड अप बोला जाएगा तो बिल्ली क्या होगी, ऐसे करके खड़ी हो जाएगी। तो यही इसे कहा जा रहा है कि अगर किसी में सीखने की क्षमता है, यानी बच्चे में क्षमता है कि वो लर्निंग कर सकता है, तो अगर वो एक स्टिमुलस के थ्रू लर्निंग कर चुका है, तो अगर आप उसको दूसरा स्टिमुलस भी दे दोगे और बच्चे में कैपेबिलिटी है, तो उस नए स्टिमुलस से भी लर्निंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, पहले कैट जब फिश स्टिमुलस था तो कैट की लर्निंग हो गई, उसके बाद क्या सिखाया गया उसको, स्टैंड अप करवाना, तो वो भी करना सीख गई। तो यही ये लॉ कहता है कि अगर बच्चे में ये कैपेबिलिटी है कि लर्निंग कर सकता है, तो एक स्टिमुलस से अगर लर्निंग हो गई है, तो अगर उसकी जगह पे दूसरा स्टिमुलस यानी दूसरा उद्दीपक ले आएंगे, तब भी उससे भी लर्निंग हो जाएगी। यही आपका जो है सहचर स्थानांतरण या एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो लॉ। अब ये पांचों जो सेकेंडरी लॉज थे मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको समझ में आया, पढ़ के कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उनसे कहिएगा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और इस तरह चेन बना दें वो, और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो हम आपसे मिल लेंगे अपनी एक नई क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।